आरए अपने मान लिया, अपनी गलती को माना है कि जो अभी तक ये संशय बना हुआ था कि बैलेट गन चली है नहीं चली है, वो कंफर्म हो गया है कि चली है। और इस मामले पे चर्चा सदन में हो, वो चर्चा शुरू हो गई है। लगता है कि सरकार कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। धर्मेंद्र प्रधान को आपने हटाया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो जो दूसरे व्यक्ति आए हैं, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान से कितने अलग हैं? वो ऐसा क्या कर देंगे जो धर्मेंद्र प्रधान नहीं कर पाए? नमस्कार, 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। कहा तो मोदी सरकार ने सोचा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो फिर मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल कर लेगी। अमित शाह की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा है, जिस तरीके से जवाबदेही मांगी जा रही है कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए हैं, इससे बच जाएगी मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार बुरी तरीके से घिरती हुई दिखी जा रही है और सदन में जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार आवाज उठाई है और हल्ला बोल दिया है, उसके बाद एक बार फिर से एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह की कुर्सी खतरे में है। आपको बता दें कि सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा कह दिया है कि इस तरीके की कार्रवाई छात्रों पर आज तक कभी भी इतिहास में, देश के इतिहास में नहीं हुई है। अमित शाह को सदन में आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए थे। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधा सीधा अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर ली है और उनको लेटर लिख करके सवाल पूछा है कि आखिर पुलिस को इस कार्रवाई के लिए आदेश किसने दिए थे। फिलहाल सदन में जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है, पीएम मोदी और शाह दोनों ही सदन छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और अभी तक हम जो देख पा रहे हैं उसके मुताबिक सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और लगातार अपनी जो है जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो विपक्ष के इन सवालों को किस तरीके से देखते हैं और उस पर इनकी क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अब अगला नंबर किसका होगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है और लगातार विपक्ष सदन के अंदर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आखिर किसके आदेश पर किया गया है, जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। क्या लगता है विपक्ष लगातार जिस तरीके से मांग कर रहा है, जिस तरीके से छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब E20 को लेकर के उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। क्या लगता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह की कुर्सी भी खतरे में है? देखिए आकांक्षा, अभी दो तीन चीजें हैं जो आज हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दिया है। वो हाई पावर कमेटी बनेगी और वो जांच करेगी कि इसमें किसने जो है कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है, किसने इस तरह का कार्य किया है कि भाई जो कानून के दायरे में नहीं आता है, चाहे वो आम पब्लिक के लोग हों और चाहे कोई पुलिस प्रशासन के लोग हों, उसकी जांच वो कमेटी करेगी। लेकिन उस कमेटी पे भी मेरे जैसे लोगों का सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को आदेश देने वाले दिल्ली पुलिस के बॉस तो अमित शाह ही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो क्या वो इतनी बड़ी हाई पावर कमेटी होगी कि वो गृह मंत्री से भी पूछताछ करे और उनसे भी पूछे कि भाई आपने आदेश कैसे दिया है लाठी चार्ज का, और आपने आदेश कैसे दिया है बैलेट गन चलाने का? क्योंकि आरए अपने मान लिया है, अपनी गलती को माना है कि, और उन्होंने इस पे क्षमा याचना भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसकी जांच भी करा रहे हैं। तो अगर ये पुलिस बल की तरफ से मान लिया गया है तो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक ये संशय बना हुआ था कि बैलेट गन चली है नहीं चली है, वो कंफर्म हो गया है कि चली है। तो उसका दोषी कौन है? क्या किसी अधिकारी ने, क्या किसी कर्मचारी ने अपने लेवल पे वो निर्णय लिया था या उसको आदेश दिया गया था? ये जांच का विषय है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि सदन में विपक्ष मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, पार्लियामेंट कई दिन से नहीं चल रही थी, आज भी नहीं चल रही थी, हाउस 2 बजे तक एडजर्न था। लेकिन 2 बजे हाउस चालू हो गया है और पक्ष और विपक्ष में एक सहमति बनी है कि इस मामले पे बहस हो और इस मामले पे चर्चा सदन में हो। वो चर्चा शुरू हो गई है। तो चर्चा में क्या निकल के आता है, क्या सरकार करती, क्या विपक्ष करती है, ये तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट शायद लगता है कि सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का एडजर्न होना भी इन समस्याओं का संविधान समाधान नहीं है।
सरकार को चाहिए कि सदन चले, सदन में नुकसान होता है, जनहित के मुद्दे होते हैं, जनहित के बिल होते हैं, पब्लिक का नुकसान ना हो उसको ध्यान में रखते हुए भी राजनेताओं को ये चीजें सोचनी चाहिए और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको हाउस में उठाना चाहिए। और ये जो बड़ा मामला था छात्रों के आंदोलन का, इस पे बहस होनी चाहिए, विपक्ष भी अपना पक्ष रखे और विपक्ष भी अपना पक्ष रखे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की नीयत है कि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए? सरकार की नीयत है कि वो ईमानदारी से काम कर रही है और वो ईमानदारी से जाँच कराना चाहती है और वो ईमानदारी से पर्चे लीक बचाना चाहती है? कहीं-कहीं संशय होता है, कहीं-कहीं जो है लगता है कि सरकार कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है और दिखा कुछ और रही है। अगर सरकार ईमानदारी से बात करती है तो सरकार ने जो छात्रों की 3 मांगे मानी थी, उसमें एक मांग उनकी ये भी थी दूसरे नंबर की कि भई आप किसी भी छात्र पे, किसी भी युवा पे, आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमने देखा कि आपने अगले दिन से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपने मुकदमे करने शुरू कर दिए, आपने उनको उनकी सूची जारी करनी शुरू कर दी, आपने लोगों को उठाना शुरू कर दिया और बिहार में तो बड़ा तगड़ा एक्शन हुआ। वहाँ पे जब विपक्ष ने और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप 12 बजे तक फैसला वापस नहीं लेते हैं, तो सुबह से आंदोलन शुरू होगा, तो क्या उसकी धमकी से आपने आदेश को वापस लिया? यही सेम चीज़ दिल्ली में हुई। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये चीज़ें मुकदमे की बातें वो खाली दिल्ली में नहीं है, वो चाहे वो पटना हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे देश के दूसरे राज्य हो, तमाम जगहों पे इस तरह की चीजें हो रही हैं। और सीजेपी ने और छात्रों ने ये कहा है कि अगर ये 30 तारीख तक सारे मुकदमे वापस नहीं होते हैं, तो हम आंदोलन दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीयत में कहीं खोट है। सरकार क्लियर चीजें सामने नहीं रख रही है। सरकार दिखाना कुछ और चाहती है, करना कुछ और चाहती है। क्योंकि अगर आप ये भी देखें कि धर्मेंद्र प्रधान को आपने हटाया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो जो दूसरे व्यक्ति आए हैं, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान से कितने अलग हैं? वो ऐसा क्या कर देंगे जो धर्मेंद्र प्रधान नहीं कर पाए? तो क्या इससे ये होगा कि आज छात्र और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो बदलाव हमें चाहिए था, वो तो हुआ नहीं है। आपने एग्जाम पद्धति में, शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव करने की मांग तो नहीं हुई है। आप उन्हीं नंदन नीलकणी को ले आए, एक जो है करने के लिए जिनका आज तक आप विरोध कर रहे थे, जिनका मुख्यमंत्री रहते हुए आप विरोध करते थे। वो तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं नंदन नीलकणी। वो तो आधार कार्ड लेके आए थे कांग्रेस के जमाने में, तब लगातार उनका विरोध करते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि आप उनकी शरण में पहुंच गए? तो ये सरकार को तथ्य क्लियर करने चाहिए ताकि जनता की और छात्रों की समझ में सारी बातें आए। जी। जी। सर हमने देखा कि जैसे कि आपने ज़िक्र भी किया कि पटना हो, दिल्ली हो या हर जगह पर छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। पटना में तो AK-47 चलाने तक की बात सामने आ रही है। क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बयान दिया है जहाँ पर छात्रों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नाबालिग प्रदर्शनकारी है उनको रिहा किया जाए और जिन्होंने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। क्या लगता है सर कि क्या सरकार बैकफुट पर अब नज़र आ रही है? क्योंकि लगातार इस्तीफों की तो मांग हो ही रही है और छात्रों की लगातार कहीं न कहीं जीत हो रही है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में अब उनको रिहा करने की बात कही गई जिस तरीके से। सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर नज़र आ रही है और अगर आपने देखा हो तो पीएम मोदी का जो वीडियो आया था सर, उसमें मोदी जी के हाथ भी क्या कहते हैं शेक करते हुए देखे गए थे। अगर आप ध्यान से देंगे क्या क्या लगता है सरकार अब डर रही है? क्या बैकफुट पर अब आ चुकी है और गलती अपनी मानते हुए मान रही है और उसको दिख रहा है कि अब जो आक्रोश है, जो नाराज़गी है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अब छात्रों के हित में ही लगातार फैसले सुना रहा है। नहीं देखिए, आकांक्षा अगर देखें, सरकार तो डरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, सरकार और आरएसएस और संघ अगर नहीं डरे हुए होते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, हुँ, क्योंकि इनके तो मंत्री कह चुके हैं कि ये एनडीए है, यूपीए नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन उसके हुँ, बावजूद इस्तीफा हुआ है। तो सरकार में एक डर है, सरकार घबराई हुई है, ये निश्चित बात है। लेकिन हुँ, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सरकार उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, वो पर्दे के पीछे गेम कर रही है। हुँ, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री वक्तव्य दें हाउस में आके। प्रधानमंत्री भी सदन में नहीं जा रहे हैं, गृह मंत्री भी सदन में नहीं जा रहे हैं। हुँ, प्रधानमंत्री मंगल भोजन में चले जाते हैं, जिसको
भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की, एनडीए के सांसदों की मीटिंग होती है, उसमें क्या रणनीति होगी उसकी चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री चले जाते हैं। और जहां देश उनको सुनना चाहता है, जहां विपक्ष उनसे सवाल करना चाहता है, वहां प्रधानमंत्री नदारद रहते हैं। तो ये क्या जताता है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जनता का, विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते। उनको पता है कि जनता आपको घेर लेगी, विपक्ष आपको घेर लेगा। तो इसी को कहते हैं कि सरकार डरी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार निर्णय कर रही है, जिस प्रकार से कोर्ट का भी आदेश आया है, तो इस पे कितना पालन होगा? क्योंकि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो, वो सरकार के मातहत आती हैं। तो कितनी ईमानदारी से इस पे एक्शन करेंगी, कोर्ट के फैसले को किस स्तर पर लागू करेंगी, ये भी देखना होगा। इतना आसान नहीं है ये मामला। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं युवाओं के साथ इन्होंने उनको भरमाने का, उनको ठगने का काम किया हो और युवा कहीं और ज्यादा आक्रोशित उसके बाद हो जाए। अगर 30 तारीख तक अल्टीमेटम युवाओं ने दिया है, अगर नई चीजें होती हैं, तो अगर उसमें युवा फिर आ जाते हैं आक्रोशित होके, तो फिर सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? तो इसलिए सरकार को मुझे लगता है कि इस पे ईमानदारी से एक्शन करना चाहिए और चीजों को सुधार करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। अभी हमें सरकार पे थोड़ा संशय है कि सरकार जो है न्याय नहीं कर पा रही है इन युवाओं के साथ। भाई कोई युवा भी एग्जाम देने वाले हैं, कोई युवा एग्जाम दे चुके हैं, कोई युवा एग्जाम में पास होकर बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा वर्ग है और फिर उनके साथ उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार जुड़े हुए हैं। जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हुआ है, तो आप उसमें से कैसे छाटेंगे कि आप ये तो वही है ही नहीं, ये तो है सामाजिक तत्व है। अगर किसी परिवार के लोग गए हैं वहां पे अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, तो आप उस व्यक्ति को पकड़ के कह सकते हैं कि इनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, ये दंगा करने आए थे। तो पुलिस प्रशासन उसका हरेसमेंट कर सकती है। तो इससे बचने के लिए सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए और जांच एजेंसियों को बहुत ही ईमानदारी से और समझदारी से इस मामले को हैंडल करना पड़ेगा। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था जिस प्रकार से पुलिस ने किया था संसद मार्च के दौरान, लाठीचार्ज इस तरह से किया, उन लाठियों में कीलें लगी हुई थी, पैलेट गन चलाए गए। कई लोगों को लगा, यहाँ तक खबर आ रही है कि एक बच्चे की तो आँख की रोशनी चली गई है। कई लोग फोटो आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि उनको पैलेट गन के छर्रे लगे हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि कितनी बर्बरता से पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है और जो पुलिस बल थे उन्होंने बल प्रयोग किया है। तो जताता है कि ये आदेश कौन दे रहा था। और दूसरा एक बड़ा विषय ये आया था कि जो कुछ लोग वर्दीधारी भी नहीं थे, कुछ लोग जी। चप्पल में थे, कुछ लोगों ने मुंह पे मास्क बांधे हुए थे। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि व्यक्ति कौन थे और उनकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में चल रहा है कि वो लोग कौन थे। तो ये सरकार को क्लियर करना होगा। जी। सर, कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी भी एक बनाई गई है सोशल मीडिया पर, जो कि ऑनलाइन कैंपेनिंग चला रहे हैं कि अब नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए। क्या लगता है कि कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के मोदी सरकार ने कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि हो नहीं पाई। लेकिन अब क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी और अमित शाह की कुर्सी पर जिस तरीके से तलवार लटक रही है और इस्तीफे की माँग की जा रही है, क्या ये छात्र अब फिर से नितिन गडकरी का इस्तीफा लेके मानेंगे और विपक्ष क्या अमित शाह का इस्तीफा लेकर ही मानेंगे? किस तरीके से आप देखते हैं और मोदी जी कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए आकांक्षा, दोनों चीजों में थोड़ा सा अलग अलग मैटर है। अगर आप जी, ये युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, जेनजी की बात करते हैं, तो ये मुद्दा उनसे सीधे तौर पे जुड़ा हुआ था, शिक्षा का मामला था। और जो जी, जेनजी है, जो युवा है, वो कहीं न कहीं उससे प्रभावित हो रहा है, कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए वो इतने करीब से ये आंदोलन हुआ और ये आंदोलन आगे बढ़ा। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिनको साल में 2 साल में एग्ज़ाम देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका एग्ज़ाम हुआ था और पर्चा लीक हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास फेल हो चुके हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं या उनकी नौकरी का इंतज़ार है, नौकरी का भी पर्चा लीक हो जाता है, नौकरी की परीक्षाएँ जो होती हैं वो रद्द हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यू हैं। तो उस लिहाज से ये बच्चे E20 का जो गडकरी का मामला है, वो भी बहुत सेंसिटिव मामला है क्योंकि गडकरी जी ने जिस प्रकार से जुमलेबाज़ी की थी कि 10-15 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, लोग गाड़ियों में डालेंगे, बड़ा सस्ता हो जाएगा, वो कुछ हुआ नहीं।
और वो जुमलेबाजी अब उनके गले में पड़ गई है। आज जिस प्रकार से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो इससे कहीं न कहीं मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अब हम्म। किसी के पास कार है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, उसको भी इस चीज़ से गुज़रना पड़ता है। अगर वो बस में जाएगा, बस भी तेल से चल रही है। अगर वो टैक्सी में जाता है, टैक्सी भी कहीं न कहीं तेल से चल रही है, पेट्रोल से चल रही है या एथनॉल से चल रही है, किसी चीज़ से चल रही है, तो वो महँगाई उसके ऊपर पड़ रही है। और जो कहीं जा भी नहीं रहा है, जो सामान खरीद रहा है, जो उत्पाद खरीद रहा है, जो खाद्य पदार्थ खरीद रहा है, वो ढुलाई से आ रहे हैं, ट्रकों की ढुलाई से। ट्रक भी डीज़ल से चल रहा है। तो उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, तो बाज़ार में रेट बढ़ गए, बाज़ार में रेट बढ़ गए, तो जो हम सामान खरीद रहे हैं, वो महँगा हमें मिल रहा है, तो हम प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो ये मुद्दा भी कहीं न कहीं जनहित में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये युवाओं का मुद्दा सीधे-सीधे नहीं है। तो अगर युवा इस प्रकार के मुद्दे को लेके आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा टेम्पो बन पाएगा, जितना बड़ा टेम्पो जेन ज़ी ने परीक्षा के मामले पे और एग्ज़ाम के मामले पे बनाया था, नीट के मामले पे बनाया था। लेकिन ये जनहित का मुद्दा है, इसमें ई-20 के मामले में इसके अलावा नॉर्मल पब्लिक भी जुड़ सकती है। अगर पब्लिक के दिमाग में आता है कि महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और सरकार महँगाई कंट्रोल करने की नीयत नहीं रखती है, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है इस तरह की। आपने हम्म। देखा होगा कि इसमें जो गल्फ कंट्री का और ईरान का, अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो तेल के दाम बढ़ गए थे और उसके बाद फिर बीच में युद्ध पे कुछ बैन लगा, युद्ध पे कुछ ये हुआ कि भाई सीज़ फायर हुआ, तो उस दौरान तेल के दाम कम आ गए थे। पर बैरल डॉलर जो है वो 60-70 रुपए, 60-70 डॉलर तक पर बैरल का तेल हो गया था। तब भी भारत सरकार ने रेट कम नहीं किए, एजेंसियों ने रेट कम नहीं किए। तो उससे कहीं न कहीं पब्लिक के दिमाग में ये है कि सरकार जनता का फ़ायदा नहीं चाहती है। तो इससे हो सकता है कि पब्लिक में एक मूव आए, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा फिलहाल, फिलहाल मुझे थोड़ा संशय है, लेकिन आने वाले समय में इसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि गाड़ियों का नुकसान बड़ी मात्रा पे हो रहा है और लोगों को पेट्रोल, डीज़ल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पेट्रोल में जिस प्रकार से एथनॉल की मिलावट हो रही है, वो खबर भी उसमें उसको नज़ारा दिया, उसको बच नहीं सकते आप कि इंजन में खराबी आ रही है, जो पुराने इंजन हैं और वो गाड़ियाँ वर्कशॉप में जा रही हैं, उपभोक्ता को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं वो हाथ है। तो रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा होगा अभी फिलहाल मुझे संशय है। जी। जी, लेकिन जिस तरीके से सर आरएएफ ने हाथ खड़े कर लिए, सबूत भी पेश कर दिए कि हाँ, जो कार्रवाई की गई थी उसमें ज़्यादा बल का प्रयोग किया गया था और विपक्ष भी लगातार जवाबदेही तय करवा रहा है। अमित शाह के इस्तीफे की ही माँग कर दी है, सीधा-सीधा राहुल गांधी ने सवाल भी पूछ लिया है कि आखिर ये आदेश किसने दिए हैं? इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या इस डैमेज कंट्रोल को लेकर के मोदी सरकार प्रिपेयर है? देखिए, आकांक्षा आपको ये देखना होगा कि कहीं न कहीं जैसा हमने पहले कहा कि सरकार तो डरी हुई है, सरकार तो हुँ, बैकफुट पे, विपक्ष कहीं न कहीं हावी है। अगर आप हम 1 महीने का ये आंदोलन का दौर देखें, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने एक थोड़ा गेन किया है। जो पिछली बार पार्लियामेंट के हाउस में थे, उससे डबल ताकत से, डबल बल से वो पार्लियामेंट में आज आए हैं और विपक्ष कहीं न कहीं हावी है सरकार के ऊपर। पिछली बार इतना हुँ, हावी नहीं दिख रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं को जोड़ने का काम और इस जेन जी के अलग से भी राहुल गांधी ने काम किया है, तो कहीं न कहीं एक लोकप्रियता उनकी जनता में हुई है और उनको एक जन समर्थन मिला है। तो उससे जोश हुँ, में राहुल गांधी है, विपक्ष में थोड़ा जोश आया है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने ऐसी घटनाएँ देखी हैं। हमने राहुल गांधी को कभी ऐसे पुलिस प्रशासन से टकराते हुए नहीं देखा कि पुलिस उनको खींच के ले जा रही हो। हमने प्रियंका प्रियंका गांधी को बस में लटक के नारे लगाते हुए नहीं देखा। हमने डिंपल यादव को कभी मोर्चा निकालते हुए नहीं देखा कि वो किसी आंदोलन में मोर्चा निकाल रही हो। अखिलेश यादव को अरेस्ट होते हुए इस तरह सड़कों पे हमने नहीं देखा। तो ये जो इस बीच में घटनाएँ हुई हैं, इसमें कहीं न कहीं विपक्ष को एक बल मिला है। और आज विपक्ष जिस प्रकार से खड़ा हुआ है हाउस में, भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है, सरकार घबराहट में है। तभी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब हैं। अगर वो हुँ। घबराहट में नहीं होते, तो वो सामना करते विपक्ष का। तो वो विपक्ष का सामना इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार दबाव में है और विपक्ष उनके ऊपर हावी है। जी। जी सर, सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अब सरकार विपक्ष के दबाव में है, छात्रों के दबाव में है और तभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और अब विपक्ष लगातार अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। सदन में भी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि आखिर छात्रों पर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था। वहीं राहुल गांधी ने सीधे सीधे अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब विपक्ष का जो आक्रोश है वो शांत हो पाएगा और अमित शाह की तरफ से छात्रों पर लाठी चलाए जाने पर क्या बयान दिया जाएगा और क्या सच में अमित शाह की कुर्सी खतरे पर है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।